चलिए वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस फ्री लेक्चर को, इस फ्री क्लास को। इसके पहले जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर समाप्त किया था वहाँ पे हम पढ़ रहे थे किसके बारे में। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे आपकी मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, यानी कि जो आपकी संवेदी नहीं, जो आपकी पेशीय तंत्रिकाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे बात करनी है हमको किसके बारे में। यहाँ पर हमको बात करनी है आवश्यकता के बारे में, यानी कि नीड के बारे में। नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, शरीर क्रियात्मक अथवा पर्यावरणीय। देखिए यहीं से आपका जो है सवाल बन जाता है। किस प्रकार से, देखिए सवाल आपसे पूछ लेगा कि क्या आपकी जो आवश्यकताएं हैं केवल शरीर क्रियात्मक होती हैं, केवल इंटरनल होती हैं, केवल आंतरिक होती हैं, या फिर एक्सटर्नल भी होती हैं, पर्यावरणीय भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। संबंधी असंतुलन जो किसी अंतर्नोद ड्राइव को आपके क्या करती है, ये जन्म देती है। ये किसकी बात हो रही है, ये नीड की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगली बात करने वाले हैं किसके संबंध में। अगली बात करने वाले हैं आपके ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। ये आपको कई बार कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। दो परिवर्तियों के मध्य संबंध जिसमें एक परिवर्त जैसे ऊपर की ओर जाता है, दूसरा परिवर्त नीचे आ जाता है। यहाँ पर परिवर्त क्या है हमारे पास, परिवर्त हमारे पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि अगर एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है, दूसरा परिवर्त है, वो नीचे आएगा। अगर वर्षा तेज होगी, अगर वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो क्या होंगी, यहाँ पर रोडों की जो गुणवत्ता है, जो सड़क है, वो क्या होती जाएगी, वो डाउन होती जाएगी और रोड जो है वो खराब होती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतना क्या होगा, उतना आपका बाहर खेलने का समय यहाँ पर कम होता जाएगा। यानी कि एक परिवर्त के बदलने में दूसरा परिवर्त बदलता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन इनका अपोजिट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला हमारे पास है, वो है निषेधात्मक प्रबलक, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्सर। अब यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है, एक अप्रिय उद्दीपक जिसको हटा देने से उसके बाद घटित होने वाली अनुक्रिया के भविष्य में घटने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निषेधात्मक प्रबलक। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, आपको पढ़ने मिलेगा 6th चैप्टर के अंदर। अगला देखिए, अगली यहाँ पर हम बात करते हैं किसके संबंध में, अगली बात कर रहे हैं हम नर्व इम्पल्स के बारे में। ठीक है, तंत्रिका आवेग के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यह तंत्रिका संवेदन का तंत्रिका में संवहन के विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके नर्व इम्पल्स किस प्रकार की है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है यहाँ पर। ठीक है, कि इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन जो है वो क्या होती है, आपकी नर्व की इम्पल्स होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र पहले बताया हुआ है आपको, नर्वस सिस्टम तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं यहाँ पर। तंत्रिका कोशिकाओं का व्यापक नेटवर्क जो मस्तिष्क को तथा मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों को संदेश प्रेषित करता है। यानी कि सीएनएस वाला भेजेगा पीएनएस के पास, पीएनएस से होके जाएगा कहाँ पे, आपके सीएनएस के पास। इस प्रकार से आपका नर्वस सिस्टम दोनों चीजों को मिला के काम करता है। उसके बाद देखिए तंत्रिका मनोविज्ञान की बात है यहाँ पर, न्यूरोसाइकोलॉजी। डेफिनेशन पूछ लेगा सिंपल सिंपल आपसे बीपीएससी पीजीटी के अंदर, यह मस्तिष्क क्रिया एवं तंत्रिका तंत्र के प्रकार के रूप में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, केवल व्यवहार का नहीं है, आपके केवल बिहेवियर का नहीं है कि आपका नर्वस सिस्टम और आपकी जो ब्रेन की प्रोसेसेस हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं, उसी के साथ साथ आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रियाओं है, उनका भी साइंटिफिक यहाँ पर अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी उनकी भी यहाँ पर बात कर रहा है आपके तंत्रिका मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिका ऑलरेडी देख लिया आपने। तंत्रिका कोशिका जो सूचना ग्रहण करने, प्रक्रमित करने और उसे दूसरी कोशिकाओं को प्रेषित करने के लिए विशेषीकृत होती है। ये काम आपके पूरी बॉडी में केवल न्यूरॉन ही कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से न्यूरॉन होता है, कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार का ये न्यूरॉन है जो क्या करता है, ग्रहण करता है इन्फॉर्मेशन को, यहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन और आगे यहाँ पर सेंड करता है और उसको यहाँ पर प्रोसेस भी करता है। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास है तंत्रिका तापी विकार, यानी कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एक मनोवैज्ञानिक विकार, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो सामान्यतः दुखद होता है ना, दुखद दुख वाला होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति तार्किक ढंग से सोच पाता है और सामाजिक रूप से व्यवहार कर पाता है। फ्रॉइड ने तंत्रिका तापी विकारों को दुश्चिंता से मुक्त होने के उपायों के रूप में देखा है। ठीक है, तो किसने बताया इसके बारे में आपको, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में, कि अगर आप एंजाइटी में हैं तो उससे फ्री होने के लिए उसके एक टाइप के रूप में यहाँ पर उसको देखा है आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर को। उसके बाद देखिए तंत्रिका संचारक या न्यूरोट्रांसमीटर, आपके बीपीएससी पीजीटी 2.0 का सवाल। ठीक है, देखिए कहाँ से सवाल आते हैं, आपकी इन्हीं किताबों से सवाल आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स,
रासायनिक संदेशवाहक है ना, यहाँ पर केमिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, जो मस्तिष्क से और मस्तिष्क को संदेश प्रेषित करते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके, वो सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है आपके एस्टेट के लिए भी और आपके पीजीटी के लिए भी आने वाले पेपर के अंदर। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला बात कर रहा है यहाँ पे मानक के बारे में, यानी कि नॉर्म के बारे में। एक बड़े समूह के मापन के आधार पर प्राप्त मूल्य जिनका उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में स्वीकृत स्वीकृत व्यवहारों के लिए समूह मानक। ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम सोशल साइकोलॉजी में करेंगे तो आपके ग्रुप में कौन कौन से बिहेवियर जो है, आपके व्यवहार है आपके, वो एक्सेप्टेड है, वो किसके अंदर आएंगे, आपके समूह मानक में आएंगे, ग्रुप के नॉर्म्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बड़े समूह के मापन के आधार पर, एक बड़े समूह को क्या किया आपने, उसका मेजरमेंट लिया, उसके जो मूल्य मिला आपको, ठीक है, और उनका उपयोग क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए किया जाता है कि ये जो है आईक्यू मान के चलिए 100 का है। ठीक है, ये हमारा एवरेज आईक्यू है, इसके नीचे वाले कमजोर बुद्धि के रहेंगे, इससे ऊपर वाले हाई बुद्धि के रहेंगे। तो ये क्या कर लिया एक प्रकार से हमने, यहाँ पर हमने नॉर्म सेट कर लिया है। अब ये नॉर्म कैसे सेट किया होगा, एक बड़े समूह का मापन किया होगा और उसके आधार पर हम ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेट करते हैं। उसके बाद देखिए अगला बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है आपके न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि केंद्रक के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक गुच्छिका अथवा तंत्रिका कोशिकाओं का पिंड। ठीक है, तो आपको पता है प्रत्येक सेल के अंदर क्या होगी, प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होगी आपकी, आपका केंद्रक होता है। उसके बाद देखिए लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था हाइपोथेसिस के बारे में, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है नल हाइपोथेसिस। उसमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शून्य परिकल्पना की बात हो रही है, नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है। एक भविष्य कथन की किसी प्रयोग में स्थितियों के कोई क्या होगा, यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ऐसा अंतर नहीं होगा, अथवा परिवर्तियों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच क्या है, कोई भी संबंध नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका नल हाइपोथेसिस। मान के चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं सेम जो हमने यहाँ पे बनाया था, कि एक वेरिएबल हमारा है वर्षा, वर्षा ऋतु, और एक है हमारा कौन सा वेरिएबल, रोड, है ना, रोड की गुणवत्ता, रोड खराब होगी। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है कि जैसे जैसे जो हमारे क्या होगा, रोड बारिश तेज होगी, रोड की गुणवत्ता खराब होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव बनेगा। नल क्या बनेगा कि इसका इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है ना, परिवर्तों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा। ये क्या कहला जाएगा हमारा, ये कहलाया जाएगा हमारा H0, यानी कि नल हाइपोथेसिस। अगला देखिए, अगला बात है वस्तु स्थायित्व की, जहां से आपको सवाल देखने मिलेगा आगामी पेपर्स के अंदर। ऑब्जेक्ट परमिनेंस की बात हो रही है, यह समझ कि वस्तु और घटनाएं जब तब भी अस्तित्ववान होती है जब वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई सुनाई नहीं पड़ती और ना ही स्पर्श के अनुभव में आती है। सवाल ये पूछेगा कि ये जो है आपका कौन सी स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेक्षण क्या है, किसी वस्तु या घटना की साभिप्राय जांच एवं उसका अभिलेखन, ताकि उसके बारे में तथ्य प्राप्त किया जा सके, अथवा जो भी देखा गया उसके बारे में व्यक्ति का अपना निष्कर्ष। ये बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा भारी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, सवाल नहीं पूछेगा व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, पूछ लेगा तो हर किसी से बन जाएगा। अगला देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं, ये करते हैं आपके स्किनर साहब। ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। याद करिएगा, जब आप एक आपको यहाँ पे टिप दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और टिप सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके एनसीईआरटी में ही, कहीं बड़ी किताबें नहीं बता रहे हैं आपको, जो आपकी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी, उसी से बताया जा रहा है सारी चीजें आपको, और उसी को आपको सीरियसली होकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये भी आपको सीरियसली नहीं लेगी, वो आपको मालूम पड़ जाएगा एग्जाम दिन के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है, तो जो टिप की बात कर रहे हैं, आपके 6वीं कक्षा की पुस्तक में इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको एकदम चाट जाइए, खत्म कर जाइए, पी जाइए, उसको घोल के जैसे भी करना है आपको। ये टेबल पूरी आपको इमेज बननी चाहिए, पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर देखिए क्या होता है, इसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती है ना, इसके अंदर कैसे देखने मिलते हैं हमको, यहाँ पर इसके अंदर हमको वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए संक्रियावाद की बात हो रही है, ऑपरेशनिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे यह दृष्टिकोण कि किसी संप्रत्यय का अर्थ और उसकी वैधता उन कार्य प्रणालियों पर निर्भर करती है जो इसे परिभाषित करने या इसे स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है संक्रियावाद। संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रियाओं का वह आत्मीकृत रूप जो बालक को भौतिक रूप से घटित घटनाओं को मानसिक रूप से करने में सहायता करता है, ये होता है आपका ऑपरेशन। ठीक है, सवाल बहुत ही रेयर है कि यहाँ से पूछेंगे, बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कोर्ती अंग की बात करें, कोर्ती अंग जो है आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है पीजीटी के अंदर।
आधार झिल्ली की सतह पर स्थित संरचना जिसमें सुनने के ग्राहक होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑर्गन ऑफ कटाई में क्या मिलते हैं आपको यहाँ पर? सेंसरी रिसेप्टर्स मिलते हैं। कौन से? आपके श्रवण करने वाले, सुनने वाले। ठीक है, ओके, ये बात की हमने किसके बारे में? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में। उसके बाद देखिए अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास की बात करें, एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जो कि हार्मोन स्रावित करती है तथा पाचन क्रिया और उपापचयन की क्रिया से संबंध है। इससे निकलने वाले स्रावों में इंसुलिन एक है। सवाल पूछ लेगा इंसुलिन कहाँ से निकलता है? डायबिटीज वगैरह के अंदर जो काम आता है, इंसुलिन निकलता है आपके पेनक्रियास से। ठीक है, पेट के पास एक जगह होती है जहाँ पे आपको ग्रंथि दिखती है, एनसीईआरटी में चित्र बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, वो क्या है आपका? वो पेनक्रियास है जो क्या स्रावित करता है, वहां से आपका इंसुलिन निकालता है। अगला देखिए प्रतिमान की बात कर रहे हैं, पैराडाइम की बात कर रहे हैं। घटनाओं के एक समुच्चय को देखने या अध्ययन करने का एक तरीका है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका पैराडाइम है, प्रतिमान है। अगला देखिए कितनी बार आपने पढ़ लिया है ना जाने हमसे, और अगर इसके बाद भी आप ये सवाल गलत करेंगे, ठीक है, तो जो ध्यान देना है आपको, इस प्रकार की गलतियां आप यहाँ पर ना करें। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? परानुकंपी भाग की कर रहे हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग जो शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं के दिन प्रतिदिन के कार्य को मॉनिटर करता है। अनुकंपी उत्तेजना के बाद इसे शांत प्रकार की ओर लौटाता है। यानी कि जब आपका सिम्पैथेटिक वाला डिवीजन चल रहा होगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये आपका जो पैरा वाला है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और डेली के काम को क्या करता है? मॉनिटर करता है। अगला देखिए समकक्षी की बात करें, पीयर्स की बात करें। पीयर्स कौन है? एक ही उम्र अथवा परिपक्वता स्तर के बालक, यानी कि आप जो लोग हैं वो कौन सा ग्रुप है आपका? वो पीयर ग्रुप है ना। आप सभी की एक ही उम्र है, आप सभी ने मास्टर्स किया है, आप सभी ने बीएड किया है, लगभग लगभग आप लोग एक ही उम्र के होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका पीयर्स के बारे में कहलाता है। ठीक है, पीयर्स यहाँ पे वो फल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके प्रत्यक्षण की। परसेप्शन क्या होता है? वे प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचना को संगठित करती हैं और उसको कार्य पर्यावरणीय स्रोत के रूप में परिभाषित करती हैं। ठीक है, ये है आपका परसेप्शन। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रात्यक्षिक स्थैर्य की बात हो रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। BIP संवेदी क्रिया के विभिन्न प्रतिमानों से संचार के बारे में समान निष्कर्ष निकाल पाने की योग्यता, यथा कोई व्यक्ति विभिन्न कोणों से देखे जाने पर भी उसी व्यक्ति के रूप में पहचान जाता है। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये आपकी परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी है, आपको मिलेगा 5th चैप्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, 2-3 प्रकार की होती है, उसको आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। अगला देखिए, अगला बात कर रहे हैं निष्पादन परीक्षण के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। ऐसे परीक्षण जिनमें भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परफॉर्मेंस। और जहां पर भाषा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगला देखिए दृश्य प्ररूप या समलक्षणी की बात करें, फिनोटाइप की बात करें, प्रेक्षणीय नाक रक्षा जिसके द्वारा व्यक्तियों की पहचान जाता है, वो आपका फिनोटाइप होता है। अगला देखिए फाइव फेनोमेना की बात करें, फाइव घटना की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर गति संबंधी एक भ्रम जो चाक्षुष उद्दीपक को एक के बाद एक तीव्र गति से प्रस्तुत करने से उत्पन्न होता है, किसने दिया है आपको? वर्टहाइमर ने दिया है। स्वनिम की बात करें, फोनीम्स इंपॉर्टेंट है, किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अर्थ की नहीं बोल रहे हैं, ध्वनि की बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। फोनीम्स क्या है? फोन आप लगाते हैं तो फोन में क्या सुनते हैं आप? पहले ध्वनि सुनते हैं, उसके बाद अर्थ निकालते हैं। तो पहले क्या सुन रहे हैं आप? फोन से हेलो सुन रहे हैं, हेलो का अर्थ आप बाद में निकालते हैं, लेकिन पहले ह ए लो ऐसे आप सुनते हैं। तो किसी भाषा में जो ध्वनि है उसकी सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी फोनीम्स कहलाती है। अगला देखिए प्रकाश संग्राहक की बात करें, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? आपके रेटिना में मिलेंगे आपको। दृष्टि अभिग्राहक इनको कहते हैं। यहाँ पर शलाका और शंकु कोशिकाएं जो है आपके, जिसको आप सुनते हैं रॉड्स और कोन्स। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि कौन ज्यादा होती है, रॉड ज्यादा होती है, कौन ज्यादा होती है, तो नीचे आप यहाँ पे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए शरीर क्रिया मनोविज्ञान क्या है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है। मानव और पशु व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो शारीरिक प्रक्रियाओं के संबंध पर आधारित होता है तथा यंत्र तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, संवेदी अंग और व्यवहार संबंधी गोचर जो है फिनोमेना, उसके बारे में बातें करता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, शरीर क्रिया मनोविज्ञान क्या है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, मानव और पशु व्यवहार। आप यहीं फंस जाएंगे कि हमको केवल मानव पूछा है या पशु पूछा है। ठीक है, का एक वैज्ञानिक अध्ययन यानी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन आएगा? मानव भी आ जाएगा और पशु भी आ जाएगा। एक साइंटिफिक स्टडी है। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको जो है पकड़नी होती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपको ढूंढनी होती है जहां से आपको सवाल बन जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। आप जो बताया जा रहा है उसका प्रॉपर्ली करते जाइए। ठीक है, जो शारीरिक प्रक्रियाओं के संबंध पर आधारित होता है तथा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की बात भी करेगा आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, हार्मोन्स की बात करेगा, संवेदी अंगों की बात करेगा, और व्यवहार संबंधी गोचर, किस प्रकार से ये चीजें मिलकर आपके व्यवहार में कुछ फर्क डालती है नहीं डालती है, उसकी बात करता है। ठीक है, ये होती है आपकी शरीर क्रिया मनोविज्ञान, यानी आपकी बॉडी किस प्रकार से आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करती है नहीं करती है, उन सब की बात यहाँ पर होती है।
उसके बाद देखिए तारत्व की बात करें, पिच की बात करें, ये आपको देखिए दे देंगे इस प्रकार से पीजीटी के अंदर पिच, टिम्बर और आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति की प्रत्यक्षपरक व्याख्या जो है यहाँ पे वो क्या है आपकी, वो आपकी पिच की बात करता है। अब यहाँ देखिए अगला दिया है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, वह ग्रंथि जो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों को नियमित करते हैं, साथ ही एक हार्मोन को स्रावित करती है जो समृद्धि को प्रभावित करता है। चलिए यहां से शुरू होता है आपके बीपीएससी पीजीटी 3.0 का आपका स्पेशल लेक्चर। ठीक है, ऑल राइट। अभी आप पढ़ रहे थे किसके बारे में, अभी आपने अंतिम पढ़ा था आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अभी आप अंतिम किसके बारे में पढ़ा आपने, अंतिम पढ़ा आपने यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, ओके। पीयूष ग्रंथि को आप और किस नाम से जानते हैं, एक और आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इसको हम जानते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी अन्य जितनी भी ग्रंथियां हैं, जैसे आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, आपके गोनेड्स हो गए, यानी आपकी बाकी की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, उनको भी रेगुलेट करने का काम करती है आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी ये जो पीयूष ग्रंथि है ये उसको भी मैनिपुलेट करने का काम, या फिर ये भी जो है आगे संदेश भेजती है। और याद करिए जब आप पढ़ते हैं स्ट्रेस वाले चैप्टर के अंदर हमारे साथ, तो स्ट्रेस के अंदर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, उसके पीछे जो कॉर्टिसोल निकलता है उसके पीछे भी क्या वजह है, उसके पीछे भी वजह है यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत कहां से होती है, कहानी की शुरुआत होती है आपके अधचेतक से, यानी कि आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है, आपके ब्रेन में जहां पे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है, ठीक है, जहां पे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है उसी के जस्ट नीचे आपको क्या देखने मिलती है, उसी के जस्ट नीचे आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने मिलती है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो बातें हैं आपको प्रत्येक परीक्षा के अंदर, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको प्रत्येक परीक्षा के अंदर आपको आसानी होगी। ठीक है, जहां पे आपका हाइपोथैलेमस है ठीक उसके नीचे ही, ठीक है, और इसीलिए क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हम बिग बॉस भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपके टेम्परेचर रेगुलेट करने में, आपकी भूख के लिए, आपकी निद्रा के लिए, जितने भी आपकी मूलभूत जैविक आवश्यकताएं हैं उसमें कौन इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो वही हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है यहाँ पे आपका कौन सी ग्रंथि, यहाँ पे है आपकी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। कंफ्यूज नहीं होना है, किससे कंफ्यूज होंगे आप कंफ्यूज होंगे दूसरी, जो कि कौन सी है आपकी, जो कि है आपकी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पीनियल ग्रंथि जो है थोड़ा पीछे होती है, उसको आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे जो लगी होती है वो कौन सी है, वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ओके। अभी जो पीयूष ग्रंथि है आपको दिख रहा होगा दो भागों में बट के आ रही है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये जो है इसको और इसको, इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, यानी कि ये है आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि, और ये वाली कौन सी है आपकी, ये वाली है आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे जीवन के अंदर जब भी आपके सामने क्या आएगा, जब भी आपके सामने पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, आप बोलेंगे साहब हमारे सामने पीयूष ग्रंथि के इस प्रकार से इमेज बनती है, ये वाला जो है ये अग्र वाला भाग होता है, ठीक है, ये वाला जो है आपका अग्र वाला भाग होता है, ये वाला जो होता है वो पश्च वाला भाग होता है। ठीक है, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है। ओके, अब आपको मालूम है इन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, क्या इन ग्रंथियों से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, नहीं, इन ग्रंथियों से न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेंगे, क्या निकलेगा, इन ग्रंथियों से निकलते हैं आपके हॉर्मोन्स। ठीक है, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि यहाँ से क्या चीजें निकलती हैं, कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। आपको मालूम है पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जरा यहाँ पे नजर दौड़ाएं, जो आपको दिखाया था अभी देखिए, ये आपका ऊपर हाइपोथैलेमस यहाँ पे लटका हुआ है, लगा हुआ है, और ठीक उसके नीचे आपको दो इस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यानी कि आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि है, और ये वाली कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग है। पहले आप क्या करेंगे, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं उनको देख लीजिए, ताकि आप इन दोनों को याद कर लें, पोस्टीरियर वालों को याद कर लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाकी के जितने भी 4 5 6 हार्मोन्स हैं वो सब कहाँ से निकल रहे हैं, वो सब आपकी एंटीरियर ग्रंथि से यहाँ पर निकल रहे हैं। अभी भी देखिए आपका मन मान गया होगा, हमारा मन नहीं मान रहा। देखिए ये आपकी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में देखिए ये वाला जो भाग है आपके हाइपोथैलेमस का है, ठीक है, ये आपको दिखाया था इस प्रकार से बना के अभी हाइपोथैलेमस, और ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, कौन सी वाली आपकी देखिए इस तरफ वाली। ठीक है,
ये जो है आपकी ये कौन सी है, ये आपकी एंटीरियर वाले भाग है। ये वाला क्या है आपका, ये वाला जो है आपको पोस्टीरियर वाला भाग है। ठीक है, आप अभी साइड से देख रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है। फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये वाला एंटीरियर और ये वाला आपका पोस्टीरियर वाला भाग। और ऊपर क्या लटका हुआ है, ऊपर यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस लगा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि हाइपोथैलेमस आपके जीवन में इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके पास की जो चीजें हैं वो भी क्या है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगी। ठीक है, इसलिए जो पीयूष ग्रंथि है देखेंगे आप हर जगह आपको इसका एक्टिवेट या इसका रोल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं यहाँ तक अभी। और देखिए आपका जो निद्रा के संबंध में होता है, मतलब जो आप देखते हैं विजन की बात करते हैं, तो ऑप्टिक चियाज वगैरह देखिए यहाँ पर होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अभी तक जान गए एंटीरियर के बारे में और पोस्टीरियर के बारे में। चलिए यहाँ पर हम प्रमुख तौर पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं आपकी पोस्टीरियर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंटीरियर लोब है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर से आपके दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल दो ही प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इसलिए आसान है इसको याद रखना। पहला क्या है आपका, पहला है आपका वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन आपका ये जो पहला है, ठीक है, ये आपका पहला है वासोप्रेसिन। और ये है आपका दूसरा कौन सा, ये है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कहाँ से निकलेंगे, निकलेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, रिलीज किए जाते हैं कहाँ से, ध्यान दीजिएगा हम क्या शब्द बोल रहे हैं, रिलीज किए जाते हैं कहाँ से, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब यहाँ पर देखिए वासोप्रेसिन का काम क्या होता है, देखिए फंक्शन क्या क्या है इसके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाटर कंजर्वेशन का काम करता है, पानी बचाता है ये आपकी जो है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन में ये मदद करता है। ठीक है, अगर डिस्फंक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिक्रीशन अगर कम हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडियस आपको यहाँ पर हो सकता है, अगर वासोप्रेसिन कम छूटेगा तो। मतलब अगर आपके पोस्टीरियर लोब से अगर ये वासोप्रेसिन हार्मोन निकलना कम होगा तो क्या होगा, आपको डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पर होने की संभावना है। ठीक है, ओके, ये बात करी किसके बारे में, ये बात करी हमने आपके वासोप्रेसिन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर देखिए आपके ब्रेस्ट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में। ठीक है, जब छोटा बच्चा जब स्तनपान करता है उस दौरान पे आपको यहाँ पर ये मदद करता है, कौन, आपका ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कहाँ से निकल रहा है, आपके फर्स्ट वाले भाग से निकल रहा है। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद देखिए अगली जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके यूट्रीन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो आपका बच्चा पैदा होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे आपके, ठीक है, स्मूथ मसल्स के अंदर जो आपके यूट्रस के पास है वहां पर भी कौन मदद करता है, आपके ऑक्सीटोसिन मदद करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके। ठीक है, किसी बेबी के जन्म लेने में, उसके बढ़ने में देखिए दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, तो माता से यहाँ से जो प्रॉपर्ली निकलना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके फैसिलिटेशन के लिए होता है, देन सोशल रिकॉग्निशन के लिए होता है, मैटरनल बॉन्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मूवमेंट इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये मेल्स में हो जाएगा, तो मूवमेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के टेस्टिस के अंदर जो आएगा वो भी ये मदद करता है थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन। लेकिन मेन इसके फंक्शन कौन से हैं, मेन आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछ लेगा वो आपके ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर ये डिस्फंक्शन कर जाए, अगर आपका ऑक्सीटोसिन प्रॉपर्ली निकलेगा नहीं तो क्या होगा, हाई लेवल्स इन इंडिविजुअल्स असाइन्ड मेल एट बर्थ, बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ये काम का नहीं है, ये आपके काम का है। लो लेवल हो जाएगा इंडिविजुअल्स असाइन्ड फीमेल एट बर्थ, नो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये उसके अंदर देखने को हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, निकलेगा आपके पोस्टीरियर वाले भाग से। और वासोप्रेसिन कहाँ से निकलता है, आपको ये निकलता है आपके पोस्टीरियर वाले भाग से। दोनों ही वी और ओ कहां से निकलेगा, निकलेगा आपके पीजी से, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। इन दोनों को छोड़ के इसी का एक और नाम होता है क्या, आपके एडीएच। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वी और ओ से मतलब ये कि आपका जो वासोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है, इसके अलावा इसी का एक और जो नाम है वासोप्रेसिन का आपका एडीएच। ठीक है, इन दोनों के अलावा आपके पोस्टीरियर से और कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इस बात को नोट कर ले, याद कर ले, रट ले, जैसा करना है आपको। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं निकलेगा आपके पोस्टीरियर से। अब बाकी का भी जितना माल मसाला है सब कहां से निकलेगा, आपके एंटीरियर ग्रंथि से यहाँ से निकलेगा। बैकग्राउंड में देखिए हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल्ड बाय नर्व इंपल्सेस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, मेंटेन होमियोस्टेसिस। तो आपकी बॉडी में ये होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए भी ये सब चीजें जो है मदद करती हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन यहाँ पर, और उसी के साथ क्या है दूसरा आपका वासोप्रेसिन यहाँ पर। वासोप्रेसिन का काम क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए अब इस इमेज को देखिए, आप आराम से बता सकते हैं यहाँ से क्या क्या निकलेगा। यहाँ से निकलेगा आपका ऑक्सीटोसिन, और दूसरा कौन सा निकलेगा आपका, दूसरा निकलेगा आपका यहाँ से वासोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन ये जो हार्मोन है कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके जो पश्च वाला भाग होता है, पश्च पीयूषिका से निकलने वाले जो है
कौन से हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा, हम निकलने वाले का प्रयोग कर रहे हैं, जो रिलीज हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से होता है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन होता है आपके कहाँ से, पोस्टीरियर वाले से। अब इसके बाद देखिए, आपको मालूम है, आपको एक और चीज जो है एंटीरियर के बारे में सीखना है, अग्र पीयूषका के बारे में देखना है। इसमें कौन सी चीजें आती हैं वो देखिए। इसमें आता है आपका कौन सा, आपका आता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सुना होगा आपने, जब आप चाइल्डहुड में रहते हैं, चाइल्डहुड से जैसे ही आप प्यूबर्टी स्टेज में जाते हैं 12 वर्ष के आसपास लड़कियों में, और पुरुषों में जो है 10-12 साल, मतलब इस प्रकार के 10-12 वर्ष के जब आप होते हैं, आप प्यूबर्टी की स्टेज में जाते हैं, आप किशोर अवस्था में जाते हैं, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है तब यहाँ से एंटीरियर से निकलना जो है एक्टिवेट स्टार्ट होते हैं, और नीचे जाके प्रभावित करते हैं किसको, आपके गोनाड्स को, ठीक है। गोनाड्स को प्रभावित करते हैं, तो महिलाओं में जो हार्मोन है वो निकलना स्टार्ट होता है, पुरुषों में जो हार्मोन है वो निकलना स्टार्ट होता है आपके इन्हीं गोनाड से, यानी कि आपके ओवरीज से और आपकी टेस्टिस से, ठीक है। यहाँ से इनके निकलने की शुरुआत होती है, और आपके जो है आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको वहां पर वो आपको देखने को मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या छूट रहा है, आपके ग्रोथ हार्मोन छूट रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या छूटता है, यहाँ से देखिए आपका ग्रोथ हार्मोन छूटता है, जीएच छूटता है आपका, ठीक है। फिर एक आपका छूटता है यहाँ से एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे। उसी के साथ एक और निकलता है आपका यहाँ से कौन सा, एफएसएच, ठीक है। एक और आप जानते हैं यहाँ से एक और चीज निकलती है, कॉर्टिकोट्रोपिन जो होता है वो होता है आपका एसीटीएच, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। ये आपको कहाँ मदद मिलता है, आपको देता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो रही है, देख लीजिएगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये आपको निकलता है कहाँ से, ये निकलता है एंटीरियर से। सवाल पूछ लेगा पश्चिम निकलता है, नहीं साहब, कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हमारे एंटीरियर वाले भाग से, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, जाके आपका कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है कहाँ से, आपका एड्रिनल ग्रंथि से, वहां से आगे चीजें एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन वहां से मतलब आपकी निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। एसीटीएच का काम होता है ये वाला, ठीक है। उसी के साथ एक और निकलता है यहाँ से कौन सा, वो निकलता है आपका टीएसएच, ठीक है। तो ये सभी जो हार्मोन है आपके टीएसएच, जीएच, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। आपके इस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूषका से तो निकलता है, लेकिन कौन सी वाली से निकलता है, आपकी अग्र वाली से निकलता है, ठीक है। और ये हो गया आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये हो गया आपका टीएसएच हार्मोन, ठीक है। ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आप पढ़ रहे थे पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके नीचे लगी होती है ये लगी होती है आपकी हाइपोथैलेमस के नीचे, अधश्वेतक के नीचे लगी होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर वाला और दूसरा होता है कौन सा आपका, दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर वाला, ठीक है। एंटीरियर वाले में कौन कौन से हार्मोन है वो देख लिया आपने। पोस्टीरियर वाले में जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर वासोप्रेसिन, और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन यहाँ से निकलता है। और उसी के साथ जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन है जीएच जो है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है आपके एंटीरियर से। उसी के साथ साथ जो आपका एसीटीएच है वो भी निकलता है कहाँ से, वो भी निकलता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अग्र वाले भाग से निकलते हैं ये सभी चीजें। पश्च वाले भाग से केवल दो चीजें निकलती हैं, वो कौन कौन सी है, वो है आपका वासोप्रेसिन एडीएच और आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इन दोनों को आप याद रख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बाकी की 4-5 चीजें जो है वो याद हो जाएंगी कि ये जब दो यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, ये दोनों चीजें हमेशा यहीं से निकलेंगी। तो बाकी यहाँ पे कुछ भी निकलता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब चीजें कहाँ से निकलेंगी, वो निकलेंगी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ओके, तो आगे आप जब भी पढ़ेंगे हमारे साथ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है काफी ज्यादा रोल हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस के दौरान देखिए क्या होता है, स्ट्रेस के दौरान आपको देखने मिलता है क्या, सबसे पहले देखने मिलता है आपको यहाँ से एसीटीएच छूटता है, आपके एसीटीएच छूटेगा, नीचे फिर एड्रिनल ग्लैंड से क्या छूटता है, फिर वो आगे आपके कोर्टिसोल वगैरह वहां से छूटना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो किस लिए मदद करते हैं, आपके दबाव के लिए मदद करते हैं, ठीक है। वो छूटना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिग्नल कहाँ से मिलता है आपको, सिग्नल मिलता है आपको इसी एसीटीएच से, ठीक है। जिसको फुल फॉर्म क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो आप पढ़ेंगे स्ट्रेस वाला चैप्टर हमारे साथ, तो वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए ग्रोथ हार्मोन का तो बता दिया आपको ऑलरेडी, जब आप यहाँ पे 12 वर्ष के होते हैं, 13 वर्ष के होते हैं पुरुषों महिलाओं में यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपके वृद्धि होती है, आपकी जो समृद्धि होती है वो क्या होती है, यही जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकल रहा है कहाँ से, वो निकल रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ओके, तो इसलिए इस जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ देखिए आपका लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे आगे जो हमारे पिलर्स चल रहे हैं उनके बारे में, और भी आगे जो टॉपिक्स चल रहे हैं आपके उनके बारे में बात करेंगे हम आपके बीपीएससी पीजीटी 3.0 के लिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।